कक्षा 12वीं जीव विज्ञान प्रश्न बैंक 2022-23 की। इसमें आज हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग के सभी 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के और 5 अंक के सभी प्रश्न हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं कि रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संक्रामक व असंक्रामक। एड्स यौन संचारित रोग है। कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को ओकोजीन कहते हैं। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन ह्यूमोलिन था। हेपेटाइटिस रोग विषाणु के द्वारा फैलता है। गोनोरिया रोग निसेरिया गोनेरियाइड जीवाणु के द्वारा होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या अधिक अर्थात 47 हो जाती है। इंटरफेरॉन विषाणुरोधी प्रोटीन होते हैं। पहला हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें है लाल रक्त कणिकाओं का भंडार अंग है, तो इसमें आंसर आएगा पीलिया। अगला है ओकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है, तो इसमें आएगा कैंसर। मानव शरीर में कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा का माध्यम है, तो इसका आंसर है बी लसीकाणु। एक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टिड श्रृंखला होती है, तो इसमें होती है यानी कि 2। टीके की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो इसका श्रेय जाता है एडवर्ड जेनर को। चाय में पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ को कहते हैं कैफीन। पोलियो, डिप्थीरिया एवं टिटनेस से बचाव हेतु उपयोगी टीका, तो इसका आंसर है डीपीटी। अगला है रुधिर में होने वाला कैंसर है, तो उसको कहते हैं हम ल्यूकेमिया। अगला है लीवर कैंसर का कारण है, तो लीवर कैंसर का कारण शराब है और सिर्फ शराब ही आएगा इसका आंसर। फिर है सर्वाधिक घातक हेलुसिनोजेन है, तो इसका आंसर आएगा LSD। अगले हमारे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है रोगों का जन्म सिद्धांत खालिस्तान ने दिया था, तो रॉबर्ट कोच ने। इसके बाद है खालिस्तान आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है, तो ह्यूम्यूलिन। अगला है एड्स खालिस्तान संचारित रोग है, तो ये लैंगिक रूप से संचरित रोग है, ये यौन संचारित रोग है। गोनोरिया खालिस्तान के द्वारा होता है, निसेरिया गोनोरी के द्वारा। अगला है कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को कहते हैं, तो ओकोजीन। रक्त के कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। हेपेटाइटिस रोग विषाणु के द्वारा होता है। आदर्श टीका रोगजनक तथा विषाक्त नहीं होना चाहिए। अगला है जीवित टीकों में रोगजनक जीवित अवस्थाओं में होते हैं और जो अजीवित होते हैं उनमें मृत अवस्था में होते हैं। अगला है सही जोड़ी। पहला दिया हुआ है हमारा एड्स, तो एड्स में आएगा दा वाला यानी कि STD। अगला है प्रतिजैविक, तो प्रतिजैविक में आएगा ई वाला एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है इंटरफेरॉन, तो इंटरफेरॉन है विषाणुरोधी प्रोटीन। एंथ्रेक्स का आएगा बा वाला यानी कि जैव युद्ध। फिर है टीबी, तो टीबी में आएगा BCG का टीका। अब है हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने। मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखिए, तो प्लाज्मोडियम। डिप्थीरिया, पोलियो एवं कुक्कर खांसी के वैक्सीन का नाम है DPT वैक्सीन। अगला है ओपियम का स्रोत क्या होता है, तो पेपावर सोमेनिफेरम। अगला है तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए, तो निकोटीन। LSD के स्रोत का नाम क्लेपिसेप्स परप्यूरिया। किन्हीं 4 शामक औषधियों के नाम लिखिए, हेक्सा बार्बिटॉल, वीवोहेक्सिटॉल। अगला है बेलियम और डाइएनोपॉन। फिर है हमारा मनुष्य के विचार एवं भावनाओं को परिवर्तित करके भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं, बार्बिचुरेट्स। अब है हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है कि मेटास्टेसिस से क्या तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय में मेटास्टेसिस से क्या तात्पर्य है। अगला है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए।
यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर, स्व प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, एलर्जन क्या है, एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है, बीटा कोशिकाएं, टी कोशिकाएं क्या है, सुजननिकी किसे कहते हैं और औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण है। हम 1 से 8 तक के आंसर देखेंगे, उसके बाद हम लघु उत्तरीय वाले देखेंगे। पहला क्वेश्चन था हमारा कि मेटास्टेसिस से क्या तात्पर्य है। तो मेटास्टेसिस अवरुद्ध कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं, जिससे वे अत्यावश्यक पोषक के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं और उन्हें भूखा मारती हैं। ऐसे अवरुद्धों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंच जाती है और जहां भी ये जाती हैं नए अवरुद्ध बनाना प्रारंभ कर देती है। मेटास्टेसिस कहलाने वाले यह गुण दुर्दम अवरुद्धों का सबसे डरावना गुण है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, प्रतिरोधकता, वैक्सीन, इंटरफेरॉन और टीकाकरण। तो पहला वाला है हमारा प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता में आएगा कि प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने या बचाव की क्षमता पाई जाती है। जीवों की रोगों से लड़ने की इस क्षमता को प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहते हैं। अगला है हमारा वैक्सीन। तो ऐसी औषधि जिसमें किसी रोग के कमजोर रोग कारक जीव होते हैं तथा उसका उपयोग रोग के प्रतिरोधकता को उत्पन्न करने में किया जाता है, उसे ही हम वैक्सीन कहते हैं। उदाहरण के लिए पोलियो वैक्सीन, डिप्थीरिया वैक्सीन। अगला है हमारा इंटरफेरॉन। तो हमारी कोशिकाओं से बने ऐसे प्रोटीन जो विषाणुओं तथा कुछ दूसरे पदार्थों के कोशिका में प्रवेश करने से बनते हैं, इंटरफेरॉन कहलाते हैं। ये रोगाणु व विषाणुओं के प्रभाव को नष्ट कर लोगों से बचाते हैं। अगला हमारा टीकाकरण। तो टीकाकरण वह उपाय है जिसके द्वारा किसी जीव में किसी रोग के प्रति उपार्जित प्रतिरोधकता पैदा की जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जन्मजात प्रतिरोधकता और अर्जित प्रतिरोधकता। जन्मजात प्रतिरोधकता यह प्रतिरोधकता किसी जीव में जन्म से ही होती है और सक्रिय प्रकार की होती है। अर्जित प्रतिरोधकता ये प्रतिरोधकता जीवों में जीवन काल में विकसित होती है, यानी लाइफ टाइम में कभी भी हम उसको कर सकते हैं अर्जित। अगला इसका है कि यह प्रतिरोधकता सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों प्रकार की हो सकती है। अगला है हमारा स्व प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो वह प्रतिरोधकता जो जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, स्व प्रतिरोधकता कहलाती है। ये प्रतिरोधकता कई बीमारियों को पैदा कर देती हैं। ये बीमारियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि शरीर की रचना के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है। उदाहरण स्वरूप यदि हम देखें तो आरबीसी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई तो यह अपनी ही आरबीसीएस को नष्ट कर देती है, एनीमिया रोग पैदा करती है। लेकिन यदि पेशी कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाए तो यह पेशी कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर को कमजोरी पैदा करती हैं। इसी प्रकार यदि यकृत कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाएगी तो यह यकृत कोशिकाओं को नष्ट करके हेपेटाइटिस रोग पैदा करती है। अतः स्व प्रतिरोधकता डीजनरेटिव बीमारियों को पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर इस पेज पे भी है, एनीमिया वाला जो मैंने अभी बताया था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, एलर्जन क्या है और एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो एलर्जन जब हमारे शरीर में ऐसा पदार्थ प्रवेश करता है जिसके प्रति तीव्रता से हमारे शरीर में प्रतिरोधकात्मक क्रियाएं होने लगती हैं, जो पूरे शरीर में सोज, जलन, खुजली या दाने के रूप में दिखाई देती हैं, इन्हीं सभी क्रियाओं को एक साथ एलर्जी कहते हैं। अतः एलर्जी हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक है। जो प्रतिजन या पदार्थ विशेष एलर्जी उत्पन्न करता है उन्हें एलर्जन कहते हैं। कुछ व्यक्ति एक या अनेक पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। धूल के कण, कार्बन कण, पराग कण, सौंदर्य प्रसाधन, मकरंद, वेशन, अचार, दूध, पनीर, दवाइयों एवं सोने चांदी के आभूषण इत्यादि के कारण एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न एलर्जी स्थानीय हो सकती है या फिर पूरे शरीर पर अपना प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। जब कोई व्यक्ति प्रथम बार एलर्जन के संपर्क में आता है तो शरीर में इम्यूनोग्लोबिन यानी कि ELGE प्रतिरक्षी का निर्माण होता है और यह प्रतिरक्षी मास्ट कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। LGE के दोबारा संपर्क में आने पर, एलर्जी पदार्थ के दोबारा संपर्क में आने पर मास्ट कोशिकाएं कट जाती हैं एवं हिस्टामिन मुक्त करती हैं। इसके फलस्वरूप श्लेष्म झिल्ली में सूजन आ जाती है, नेत्रों में पानी आने लगता है एवं सांस लेने में कठिनाई होती है। एलर्जी प्रक्रिया कभी कभी इतनी तीव्र या घातक हो जाती है कि पेनिसिलिन के एक ही इंजेक्शन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो एलर्जी से बच के रहें। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीटा कोशिका एवं टी कोशिकाओं में
अंतर। तो पहला अंतर है प्रतिरक्षी प्रकार में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में। इनके हम गुणों के आधार पर देखेंगे। प्रतिरक्षा प्रकार, तो तरल ह्यूमोरल प्रतिरक्षा में भाग लेती है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज बनाती है, बीटा कोशिका। बी लिम्फोसाइट्स और टी वाली कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा यानी CMI में भाग लेती है, कोशिका भक्षण का प्रेरण एंटीबॉडीज निर्माण का नियंत्रण करती है। उद्भव व भिन्नन, उद्भव अस्थिमज्जा से और भिन्नन भी अस्थिमज्जा में। इसका उद्भव अस्थिमज्जा में और भिन्नन थाइमस ग्रंथि में। फिर है स्थल और गति, स्थल या गति, तो बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा कोशिका संक्रमण स्थल पर नहीं जाती हैं और टी संक्रमण स्थल पर पहुंच बना लेती है, मतलब इनकी पहुंच ही नहीं होती उतनी। फिर है हमारा संदमन कोशिका, सप्रेशर या संदमक कोशिका अनुपस्थित होती है और प्रतिरक्षी तंत्र को संदमित करने वाली संदमक कोशिका पाई जाती है। फिर है हमारी क्रिया, तो विषाणु जीवाणु के लिए कारगर और टी लिम्फोसाइट्स में सभी रोगजन को किसी भी प्रकार की बाह्य कोशिका से सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब इसके लिए एक विशिष्ट है कि ये सिर्फ विषाणु और जीवाणु के लिए ही काम करेगी, लेकिन टी लिम्फोसाइट जो होती है वो सभी के लिए कार्य करती है। फिर है हमारा अंग प्रत्यारोपण में प्रतिक्रिया, प्रत्यारोपित अंग के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, कौन? बी लिम्फोसाइट। और टी प्रत्यारोपित अंगों की अस्वीकारता इसी प्रकार की प्रतिरक्षा द्वारा होती है। कई बार किसी को अंग प्रत्यारोपित करते हैं तो उसको सूट नहीं होती है ना, तो वो टी लिम्फोसाइट के कारण होती है, वो अस्वीकार कर देता है उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा सुजननिकी किसे कहते हैं? तो सुजननिकी व्यवहारिक आनुवांशिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकी के नियमों की मदद से मानव नस्ल को सुधारने एवं मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है, उसे सुजननिकी कहते हैं। स्वपरिवेशिकी व्यवहारिक आनुवांशिकी की वह शाखा जिसमें उत्तम प्रशिक्षण, संतुलन, पोषण, शुद्ध पर्यावरण, श्रेष्ठ शिक्षा एवं पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके मानव जाति में समुचित विकास एवं उन्नति का अध्ययन किया जाता है, उसे स्वपरिवेशिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण हैं? तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से भोजन को छोड़कर किसी औषधि या अन्य पदार्थों पर निर्भरता को व्यसन कहते हैं। तंबाकू, शराब, अफीम, गांजा, भांग, चरस, कोकीन, हेरोइन, मॉर्फिन, स्मैक व LSD व्यसन संबंधी पदार्थ हैं। व्यसन संबंधी पदार्थ है। LSD भ्रम उत्पन्न करता है जिससे हेलुसिनेशन होता है। इसका नाम लाइसर्जिक एसिड डाइएथिनेमाइड है। यह शराब की तरह लेकिन उससे कम असर करने वाला हल्का नशीला पदार्थ है जो मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव डालता है। विद्यार्थी तथा कम उम्र के लड़के तथा लड़कियां आजकल इसका प्रयोग शरीर में हल्के सनसनी तथा रोमांच पैदा करने के लिए जोरों से कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इसके गुलाम बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अब हमारे जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है 9। पहला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर एवं समाज पर एल्कोहल के प्रभावों का वर्णन। साइकोट्रोपिक औषधि किसे कहते हैं? शामक औषधि क्या है? कितने प्रकार की है? इनके प्रभाव। इंटरफेरॉन क्या है? कैंसर क्या है? 3 अंक में आने वाले हैं ये क्वेश्चन। कैंसर के प्रकार लिखिए तथा कैंसर के प्रमुख कारण लिखिए। फिर है प्रतिरक्षात्मक तंत्र क्या है? मनुष्य के प्रतिरक्षात्मक तंत्र के विभिन्न घटकों एवं उनकी भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तंबाकू धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए। व्यसन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए और सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर एवं समाज पर एल्कोहल के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो एल्कोहल का प्रभाव तो हमारे समाज पर और हमारे शरीर पर दोनों पर ही बुरा होता है। तो हम देखते हैं मानव शरीर व समाज पर एल्कोहल के प्रभाव। पहला कि मस्तिष्क नियंत्रण की शक्ति समाप्त हो जाती है। दूसरा, गलत सही सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। मस्तिष्क की अक्रियता में सारे संबंध हम भूल जाते हैं। ज़्यादा सेवन से आमाशय, यकृत, हृदय, वृक्क एवं अन्य अंगों की पेशियां कमजोर हो जाती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति समाप्त हो जाती है। अल्कोहल के आदि व्यक्ति की पुतलियां फैल जाती हैं। कुछ दिनों बाद प्राय व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है, पागल भी हो जाते हैं। अगला है हमारा साइकोट्रोपिक औषधियाँ किसे कहते हैं?
तो ऐसी औषधियाँ मुख्यतः मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। इनके सतत उपयोगों से व्यक्ति के व्यवहार, होशो हवास एवं बोधगम्यता में परिवर्तन हो जाता है। अतः इन्हें मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहा जाता है। इन औषधियों के लगातार सेवन से व्यक्ति उनका आदी हो जाता है। वह इन औषधियों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है तथा इनके उपयोग के बिना नहीं रह पाता। इन्हें कैसी औषधि कहते हैं? साइकोट्रॉपिक औषधि। अगला है हमारा सामक औषधियाँ क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं और इनके प्रभाव लिखिए। तो सामक औषधियाँ, इसके अंतर्गत ऐसी औषधियों को सम्मिलित किया गया है जो सीधे मस्तिष्क अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती हैं। उन्हें सामक औषधि कहते हैं। ये शरीर को निश्चिंत, सुस्त तथा स्वतंत्र कर देती है। इनकी अधिक मात्रा में सेवन से नींद आने लगती है। निद्रा उत्पन्न करने वाली इन औषधियों को हिप्नोटिक्स भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए बार्बिचुरेट्स एवं बेंजोडाइएज़ोपिन्स। अब हमको बताना था ये कितने प्रकार की है और इनके प्रभाव, तो हम दोनों के प्रकार का वर्णन करेंगे। तो पहली हमारी बार्बिचुरेट्स, ये संश्लेषित औषधि होती है जिसे बार्बिचुरिक अम्ल से तैयार किया जाता है। इनके प्रयोग से व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है तथा उसे नींद आ जाती है। इसी कारण इन्हें निद्राकारी पिल्स भी कहते हैं। ये व्यक्ति की क्रियात्मक सक्रियता तथा चिंता या उत्कंठा को कम करती है। यह निद्रा लाती है। इनके लगातार उपयोग से व्यक्ति इनका आदी हो जाता है। व्यक्ति को इनकी आदत से छुटकारा दिलाना कठिन हो जाता है। लंबी अवधि तक इसके प्रयोग से व्यक्ति की याददाश्त कम होने लगती है और हकलाकर बोलने लगता है। उदाहरण के लिए हेक्सावाल्विटॉल और मिथोहेक्सिटॉल। फिर है बेंजोडाइएज़ोपिन्स, ये प्रति उत्कंठात्मक या एंटी एंजाइटी औषधियाँ होती हैं। इनके उपयोग से नींद आती है। उदाहरण के लिए बेलियम, डाइएज़ोपाम आदि। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन क्या है। तो इंटरफेरॉन ये विषाणु प्रतिरोधी पदार्थ हैं। ये प्रोटीन के छोटे छोटे समूह होते हैं जो विषाणु के संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। ये जीव में प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं। ये विषाणु एवं इसके द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को उदासीन करते हैं। ये अविशिष्ट होते हैं क्योंकि किसी एक विषाणु द्वारा प्रेरित इंटरफेरॉन अन्य विषाणुओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इंटरफेरॉन के कार्य एक हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। विभिन्न प्रोटीन एवं प्रकीर्णों के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न प्रकीर्ण विषाणु प्रतिलिपिकरण को अवमंदित करते हैं। प्रकार भौतिक, रासायनिक एवं प्रतिजनिक गुणधर्मों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं: अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन। अगला क्वेश्चन था हमारा कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार लिखिए तथा कैंसर रोग के प्रमुख कारण। तो कैंसर क्या है? कोशिकाओं के अनियमित एवं अनियंत्रित समसूत्री विभाजन एवं विकास के फलस्वरूप उत्पन्न असंगठित ऊतक वृद्धि को या ट्यूमर या फिर कैंसर रोग कहते हैं। कैंसर के प्रकार प्रभावित ऊतकों के अनुसार कैंसर 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा सार्कोमास, यह कैंसर मध्य चर्म से व्युत्पन्न ऊतक को प्रभावित करता है जैसे कि संयोजी ऊतक, लिम्फोसाइट्स ऊतक एवं पेशियों, मतलब रक्त वगैरह में पेशियों में होता है। अगला है हमारा सार्कोप्लाज्म यानी कि द्रव या साइटोप्लाज्म बोलते हैं एक प्रकार से। फिर है कार्सिनोमास, ये कैंसर उपकला व ग्रंथिल ऊतकों को प्रभावित करता है जैसे स्तन ग्रंथियों का कैंसर, आमाशय के कैंसर और अग्न्याशयिक कैंसर। इसके बाद में हमारा है ल्यूकेमिया कैंसर, यह कैंसर रुधिर कणिकाओं को प्रभावित करता है। इस कैंसर में अस्थिमज्जा एवं लसीका गांठों में श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण अपेक्षाकृत अधिक होने लगता है। फलतः रुधिर में इतनी इनकी संख्या बढ़ जाती है कि इसे रक्त कैंसर हम कहने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिरक्षात्मक तंत्र क्या है। मनुष्य के प्रतिरक्षात्मक तंत्र के विभिन्न घटक एवं उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो प्रतिरक्षात्मक तंत्र देखते हैं क्या है। तो एक विशेष श्वेत रुधिर है। शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। प्रतिरक्षात्मक तंत्र की लिम्फोसाइट 2 प्रकार की, एक तो बीटा और एक टी, जिनमें अभी हमने अंतर भी देखा था। ये दोनों कोशिकाएं भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती हैं। इनमें से टी कोशिकाएं कोशिका प्रतिरक्षा और बीटा कोशिकाएं प्रतिरक्षियों एंटीजनों से प्रेरित होकर ही अपने अपने कार्यों को करती है। बीटा कोशिकाएं जब कोई एंटीजन शरीर द्रव, रुधिर,
एवं लसिका में प्रवेश करता है तब बीटा कोशिकाएं इससे प्रेरित होकर प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। मानव शरीर में हजारों प्रकार के एंटीजन के लिए अलग अलग हजारों प्रकार की विशिष्ट बी कोशिकाएं पाई जाती है। जब कोई बी कोशिका एंटीजन के संपर्क में आती है तो यह प्रेरित होकर तेजी से गुणन करके बहुत सी एक क्लोन प्लाज्मा अधिकांश कोशिकाएं लगभग 1 सेकेंड में 2000 प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण कर लेती है। बी कोशिकाओं के प्रतिरक्षियों के उत्पादन की यह क्षमता इन कोशिकाओं के विकास एवं परिपक्वन के दौरान उपार्जित लक्षणों के एकत्रित होने के कारण भ्रूणीय अवस्था में ही बनती है। अगला है हमारा टी कोशिकाएं। तो टी कोशिकाएं भी बी कोशिकाओं के समान ही एक क्लोन टी कोशिकाओं के उत्पादन के द्वारा एंटीजनों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। प्रत्येक टी कोशिका एक विशिष्ट एंटीजन से संबंधित होती है, इसलिए हमारे शरीर में विशिष्ट प्रकार के एंटीजनों के लिए अलग अलग टी कोशिकाएं 4-5 ईयर या इससे अधिक समय तक जीवित रहती हैं। टी कोशिकाओं द्वारा उत्पादित एक क्लोन कोशिकाएं एंटीजन की प्रतिक्रिया की दृष्टि से जनक टी कोशिका के समान होती है, लेकिन ये विभिन्न कार्यों को करती हैं। ये निम्न प्रकार की हो सकती हैं। पहली है हमारी मारक टी कोशिका। ये एंटीजन को सीधे आक्रमण के द्वारा नष्ट कर देती है। इसके लिए सीधे आक्रमण द्वारा नष्ट कर देती है। इसके लिए कुछ ऐसे रसायनों का स्राव करती है जो भक्षक अणुओं को आकर्षित करके इन्हें एंटीजन के तेजी से भक्षण के लिए प्रेरित करती है। ये दूसरी टी कोशिकाओं को आकर्षित करने के लिए भी कुछ रसायनों का स्राव करती है। टी कोशिका एंटीजन के प्रति इन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए शरीर के उन स्थानों पर जाती है जहां एंटीजनों का आक्रमण होता है। फिर है हमारी सहायक टी कोशिकाएं। तो ये 2 कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र द्वारा अपने ही शरीर की कोशिकाओं पर आक्रमण करने से रोकती है। इनमें से कुछ कोशिकाएं एक निश्चित एंटीजन के लिए याददाश्त कोशिका का भी काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा तंबाकू धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो तंबाकू के हानिकारक प्रभाव यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा तंत्रिकीय आवेग के संचरण के मार्ग को प्रभावित करता है। कम मात्रा में उपयोग मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों को उत्तेजित करता है, परंतु इसका लंबे समय तक उपयोग तंत्रिका की क्रियाशीलता को कम कर देता है। यह एड्रेनालिन के स्राव को प्रेरित करके रक्त दाब तथा हृदय गति को बढ़ाता है। रक्त दाब को बढ़ाकर यह हृदय की बीमारियों को उत्तेजित करता है। गर्भवती महिलाओं में धूम्रपान भ्रूण के विकास को रोकता है। कई बार इसके कारण गर्भपात भी हो जाता है। तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तथा सार भी पाया जाता है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रुधिर की ऑक्सीजन संवहन क्षमता को कम करती है। हाइड्रोकार्बन्स कैंसर को प्रेरित करते हैं। इस कारण तंबाकू चबाने वाले में मुंह तथा धूम्रपान करने वालों में गले एवं फेफड़ों का कैंसर अधिक होता है। तंबाकू का किसी भी रूप में प्रयोग लार तथा आमाशयी रसों के अधिक स्रावन को प्रेरित करता है, जिससे आमाशय में अम्लीयता बढ़ जाती है। फलतः आहार नाल में अल्सर का खतरा बढ़ जाता है और श्लेष्मा की अवशोषणशीलता कम हो जाती है। व्यक्ति अल्प पोषण, भूख एवं कब्ज का शिकार हो जाता है। धूम्रपान वृक्कों की क्रियाशीलता पर प्रतिकूलन प्रभाव डालता है। यह पेशियों एवं कंकाली ऊतकों को शिथिल करके व्यक्ति को दुर्बल बनाता है। इसके सेवन से व्यक्ति की उम्र घटती है। इसके प्रयोग से ब्रोंकाइटिस तथा एम्फीसेमा नामक रोग भी होते हैं। तंबाकू के लगातार सेवन से स्वादेंद्रिय कम संवेदनशील हो जाती है तथा मुंह व गला हमेशा सूखा रहता है। इससे घ्राण शक्ति भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि श्लेष्मा के ऊपर लार की एक स्तर जमा हो जाती है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, व्यसन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो व्यसन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पारिवारिक इतिहास। परिवार के बड़े सदस्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो उत्सुकता वक्त युवा सदस्य भी उनका अनुसरण करने लगते हैं। फिर है निराशाओं एवं चिंताओं से छुटकारा। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि यदि हम नशा कर लेंगे तो उसके बाद हमारा जो टेंशन है वगैरह वो हट जाएगा। निराशाओं, चिंता एवं दुखों को अस्थायी रूप से भुला देने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। व्यापारिक प्रचार एवं असामाजिक तत्व। दवा कंपनियों के विज्ञापन युवा वर्ग को आकर्षित करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व युवाओं को बहला फुसलाकर व्यसन के लिए आदि बना देते हैं। फिर है उत्तेजना, अपूर्ण आनंद एवं कल्पना लोक की सैर का अनुभव करने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करता है। अब है हमारा सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षात्मक तंत्र में 4 अंतर। तो पहला अंतर सक्रिय प्रतिरक्षा
इसके स्वयं शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के प्रति एंटीजन उत्पन्न करती है। इसमें एंटीजन बनाने में समय लगता है और ये हानि रहित है और यह चिरस्थायी है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में यदि हम देखें तो इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित एंटीबॉडीज़ को एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अन्य जीव के शरीर में निवेशित करते हैं, यानी वैक्सीन है एक प्रकार की। यह तुरंत क्रियाशील होती है। इसमें शरीर के द्वारा बाह्य एंटीबॉडीज़ के प्रति अनुक्रिया से खतरे की संभावना अधिक होती है और यह स्थायी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारा मानव स्वास्थ्य तथा रोग के सभी 1 अंक के, 2 अंक के और 3 अंक के क्वेश्चन इसमें से आने हैं और सभी हल हो गए हैं। और इससे पहले की वीडियो में मैंने पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर को कंप्लीट किया है।